हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत जल्द हमारे सामने बीटीएससी एनएम परमानेंट भर्ती आने वाली है और हमारा टारगेट है एक सीट पक्का करने का। आइए हम सब मिलकर बेहतरीन तैयारी करते हैं। आप सब सिस्टर्स को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और मैं वहाँ पे नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए आज का क्लास करते हैं। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह टॉपिक बीटीएससी एनएम परमानेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि हम इसे बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ हम पीडीएफ और नोट्स जो कि बीटीएससी एनएम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वो सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आइए आज का क्लास देखते हैं। तो आज का टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। आइए स्टार्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। देखिए, पहले जानते हैं फैमिली प्लानिंग क्या होता है। आप सब सिस्टर्स जानते ही होंगे यह टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा वर्क इसी से रिलेटेड है। देखिए, एनएम सिस्टर्स का मेन काम क्या होता है? लोगों को जागरूक करना स्वास्थ्य के लिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, डिलीवरी करवाना और प्रसव से पहले और प्रसव के बाद सभी देखभाल करना और जानकारी देना मेन है यही सब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, फैमिली प्लानिंग क्या होता है उसका परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दंपति अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की संख्या और उनके जन्म के बीच का अंतर नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, फैमिली प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दंपति अपनी इच्छा अनुसार, मतलब उनको कितने बच्चे मतलब कितने गैपिंग में चाहिए, ये सब जन्म बीच कितना अंतर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य की रक्षा करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मातृ और शिशु मतलब माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना। देखिए, फैमिली प्लानिंग में क्या होता है? तो दंपति यानी कि कपल अपने मर्जी से अपने इच्छा के अनुसार बच्चों की संख्या, उनको कितना बच्चा चाहिए भविष्य में वो सब कर सकते हैं। उनके बच्चे के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, 2 या 3 साल का, वो सब कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के जरिए। ठीक है, और इसका फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा करना। देखिए, बच्चे के बीच में गैप सब होगा तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो इससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेंगे और इससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे कि जिसको 2 बच्चे चाहिए उसके बाद फैमिली प्लानिंग करवा सकते हैं, स्थायी रूप से बंद करवा सकते हैं, और परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है ये। ठीक है, कम बच्चा रहेगा तो परिवार अच्छा से चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, परिवार नियोजन के उद्देश्य देखते हैं आगे। देखिए, परिवार नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट में है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो पहला परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो सेकेंड में क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। थर्ड देखते हैं परिवार के आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य
स्तर को सुधारना, परिवार के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना। तो फैमिली प्लानिंग से क्या क्या होता है, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम होता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं और परिवार के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्तर को सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महिलाओं को गर्भधारण के बीच उचित अंतराल प्रदान करना। तो फैमिली प्लानिंग से क्या होता है, तो महिलाओं को गर्भधारण के बीच उचित अंतराल, यानी कि 2 बच्चे के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, वो सब उचित अंतराल प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद है अनचाहे गर्भ से बचाव करना, मतलब जैसे कि अभी उसे बच्चा नहीं चाहिए तो उससे भी बचाव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परिवार नियोजन के सिद्धांत, तो परिवार नियोजन के सिद्धांत क्या क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट में है स्वैच्छिकता। ठीक है, स्वैच्छिकता उसका क्या है, परिवार नियोजन पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, मतलब वो अपना फैसला खुद से ले सकता है, तो उसे हम ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे कि आपको अभी परिवार नियोजन करवाना चाहिए, आपको अब बच्चा नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ भी हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, उसमें उसका इच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यही होता है स्वैच्छिकता। चलिए देखते हैं उसके बाद है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो इसके सिद्धांत क्या क्या है, पहले तो स्वैच्छिकता, फिर है शिक्षा, यानी कि दंपति को सभी विधियों की जानकारी दी जानी चाहिए। तो दंपति यानी कि कपल्स को हम सभी जितने भी मेथड्स होते हैं, स्थायी और अस्थायी, उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, सभी उसको जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए उसके मेथड्स के बारे में भी आगे जानेंगे, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सुलभता। ठीक है, सुलभता, सभी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए सरकारी अस्पताल या पीएचसी, सीएचसी सभी जगह है ना, ये सब सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, तो उसे सभी जानकारी देनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है गोपनीयता, उसमें सिद्धांत में आता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के सिद्धांत में आता है गोपनीयता, हमें गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए, हमें किसी से उसकी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। यही मेन सिद्धांत यही होता है। इसमें एएनएम की भी भूमिका में मेन सिद्धांत गोपनीयता बनाए रखने का रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि सभी विधियाँ सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। तो सभी जो भी विधि रहेगी सभी सेफ रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे है परिवार नियोजन की विधियाँ। तो परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियाँ है, आइए आगे देखते हैं। पहले है अस्थायी विधि, यानी कि टेम्पररी मेथड्स, अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि में पहला कौन सा आता है, प्राकृतिक विधियाँ। ठीक है, नेचुरल मेथड्स। देखते हैं नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, रिदम विधि। ठीक है, देखिए रिदम विधि मतलब क्या होता है, मासिक धर्म चक्र के अनुसार सुरक्षित और असुरक्षित दिनों की पहचान। ठीक है, मासिक धर्म चक्र के अनुसार सुरक्षित और असुरक्षित दिनों की पहचान। देखिए इसका मतलब क्या हो, सुरक्षित और असुरक्षित दिनों की पहचान, यानी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें मतलब कंसीविंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके अनुसार संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, तो मासिक धर्म के अनुसार सुरक्षित और असुरक्षित दिनों की पहचान। ठीक है, आगे देखते हैं विड्रॉल विधि। ठीक है, विड्रॉल मेथड, इसका क्या होता है, संभोग के समय वीर्य स्खलन से पहले लिंग को बाहर निकालना। ये हो गया विड्रॉल विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद अगला मेथड है स्तनपान एमनोरिया विधि। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया विधि, LAM जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 6 माह तक गर्भधारण की संभावना कम होती है।
तो ये हो गया स्तनपान एमनोरिया विधि, यानी कि स्तनपान करवाने वाली महिला में 6 माह तक गर्भधारण की संभावना कम होती है। मतलब जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, उसमें मतलब गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए बोलता है अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बाधा विधि। बाधा विधि में क्या हो गया, कंडोम, यानी कि इसमें कंडोम भी 2 प्रकार के आते हैं, मेल और फीमेल दोनों कंडोम आते हैं। ठीक है, तो उसमें है गर्भधारण और यौन रोगों से सुरक्षा। तो कंडोम क्या क्या करता है, गर्भधारण और यौन रोगों से सुरक्षा करता है, यानी कि STD और RTI जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, और ये हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है, डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या होता है, गर्भधारण ग्रीवा को ढकने वाला उपकरण। तो डायफ्राम क्या करता है, सर्विक्स को ढकने वाला उपकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप, उसमें क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा पर लगाए जाने वाला छोटा कैप। सर्वाइकल कैप गर्भाशय ग्रीवा पर लगाए जाने वाला छोटा कैप होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रासायनिक विधियाँ। देखिए उसके बाद होता है रासायनिक विधियाँ। तो रासायनिक विधि में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए रासायनिक विधि में क्या होता है, स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स, इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ। तो स्पर्मिसाइड्स में क्या होता है, शुक्राणुओं को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल विधियाँ। हार्मोनल विधियाँ, उसमें क्या होता है, देखिए हार्मोनल विधि में क्या होता है, मौखिक गर्भ निरोध गोलियां, यानी कि ओरल पिल्स। ठीक है, जो प्रतिदिन ली जाने वाली हार्मोनल गोली होती है। ठीक है, और इंजेक्शन भी होती है, ये इसमें टैबलेट्स भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा, ये 3 माह तक प्रभावी होता है, जिसे DMPA कहते हैं। 3 माह तक प्रभावी होता है। आगे देखते हैं। देखिए इम्प्लांट्स, त्वचा के नीचे लगाए जाने वाला हार्मोनल रोड्स। ठीक है, इंजेक्शन होता है जो त्वचा के नीचे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद है गर्भाशय अंतः उपकरण, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUDs जिसको कहते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए कॉपर टी, IUDs में क्या क्या आता है, कॉपर टी, जो 5 से 10 वर्षों तक प्रभावी होता है। ये कॉपर का बना होता है, जो सीधे यूट्रस में आरोपित की जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, मिरेना हार्मोनल IUD। ठीक है, ये मिरेना हार्मोनल IUD होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, 5 वर्षों तक प्रभावी होता है। कॉपर टी भी 5 वर्षों तक प्रभावी होता है, और ये मिरेना ये भी 5 वर्षों तक प्रभावी होता है। उसके बाद अस्थायी विधि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानिए। ठीक है, अस्थायी विधि में क्या क्या आता है, पहले आता है पुरुष नसबंदी। ठीक है, पुरुष नसबंदी, आइए देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए पुरुषों में शुक्राणु नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। तो ये अस्थायी विधि हुआ, वो सब था अस्थायी विधि। ठीक है, देखिए अस्थायी विधि में क्या होता है, पुरुष नसबंदी में पुरुषों में शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है, और ये सरल और सुरक्षित और अस्थायी विधि है, एकदम बहुत ही सरल और सुरक्षित होता है, और ये अस्थायी विधि है। उसके बाद है महिला नसबंदी। देखिए महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। तो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, महिला नसबंदी कहलाता है। ठीक है, प्रसव के बाद या किसी भी समय किया जा सकता है, यह प्रसव के बाद या किसी भी समय किया जा सकता है। परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका अब देखते हैं आगे। देखिए परिवार नियोजन में
नर्स की क्या क्या भूमिका होती है? देखिए, दंपतियों को परामर्श देना, तो दंपतियों को परामर्श देना, नर्स क्या करती है? तो दंपतियों को परामर्श देती है कि आपको कब बच्चा करना चाहिए और बीच में उसे रोकने के लिए कौन सा दवाई लेनी चाहिए, हार्मोनल पिल्स लेना चाहिए, अगर 2 बच्चे हो गए तो स्थायी विधि अपनाना चाहिए, ये सब परामर्श देती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विभिन्न विधियों की जानकारी देना। इसमें विभिन्न विधियों की जानकारी देती है नर्सेस। ठीक है, कि कौन सी विधि कौन सा इफेक्ट डालती है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है, वो सब के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद है गर्भ निरोधक साधनों का वितरण, तो गर्भ निरोधक साधनों का वितरण करती है, जैसे कि कॉन्डम सब सभी नर्सेस देती है। ठीक है, उसके बाद है नसबंदी के बाद देखभाल, तो नसबंदी यानी कि फैमिली प्लानिंग के बाद उसका देखभाल भी करती है। उसके बाद रिकॉर्ड रखना और फॉलो अप करना। ठीक है, मतलब कि कौन से दंपति ने कौन सा विधि अपनाई है, सभी का रिपोर्ट रखती है और फॉलो अप करती है। उसके बाद है समुदाय में जागरूकता फैलाना, तो समुदाय में जागरूकता फैलाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब हुआ था स्टार्ट? 1952 में भारत में पहला देश जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो 1952 ये वाला ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, याद करिएगा, 1952 में हुआ था। भारत पहला देश जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 ईस्वी में। फिर है देखिए 1977 नाम बदला गया परिवार कल्याण कार्यक्रम, तो नाम बदला गया 1977 में। इसका नाम क्या रखा गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसमें क्या रखा गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। आगे देखते हैं, देखिए वर्तमान लक्ष्य, ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान लक्ष्य क्या है परिवार नियोजन का? छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए आप परिवार नियोजन के लाभ आगे देखते हैं, परिवार नियोजन के कौन कौन से लाभ होते हैं आइए देखते हैं। देखिए परिवार नियोजन के लाभ, एक सेकेंड, देखिए परिवार नियोजन के कौन कौन से लाभ है आइए देखते हैं। तो परिवार नियोजन के पहला लाभ है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार। तो परिवार नियोजन से क्या क्या लाभ होते हैं? तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार होता है। उसके बाद आर्थिक स्थिरता होता है, मतलब कम बच्चे रहेंगे तो उनका भविष्य अच्छा से हो पाता है, तो आर्थिक स्थिरता भी आता है। उसके बाद होता है जनसंख्या का नियंत्रण। तो परिवार नियोजन के कौन कौन से लाभ है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, उसके बाद है आर्थिक स्थिरता, उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद है महिला को सशक्त बनाना। ठीक है, तो महिला को सशक्त बनाया यानी कि जागरूक करना। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, इससे ये सब इसका लाभ होता है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। उसके बाद देखते हैं एमसीक्यूज आता है, उससे पहले देख लेते हैं। देखिए एमसीक्यूज करने से पहले ये तो हो गया था परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका, ये सब तो हो गया था। ठीक है, और ये भी हमने देखा था 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और अभी क्या है वर्तमान में लक्ष्य? परिवार सुखी, छोटा परिवार सुखी परिवार। आइए एमसीक्यूज देखते हैं। आज का जितना भी इसका जो होता है मेन सभी हो गया। देखिए इसका एमसीक्यूज है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेगा। आइए फर्स्ट में देखते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? उसमें देखे थे कब शुरू हुआ था। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 1982 में। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। ठीक है, 1952 में। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है
जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को तो परिवार नियोजन का उद्देश्य नहीं है। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण। पर आगे का ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले था जनसंख्या वृद्धि, फिर उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा, उसके बाद है रोजगार। तो ये सब भी इसका सही आंसर नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, मुख्य, सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या का नियंत्रण करना। आगे देखते हैं। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कॉपर टी किस प्रकार की विधि है? तो कॉपर टी किस प्रकार की विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनल, सेकंड है बाधा, थर्ड है आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक। तो देखिए, हार्मोनल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाधा विधि भी नहीं है, उसके बाद प्राकृतिक भी नहीं है। तो कॉपर टी क्या होता है? आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। चलिए देखते हैं, ये याद रखेगा, एग्जाम में आता है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी किस पर की जाती है? ठीक है। तो वैसेक्टोमी किस पर की जाती है? तो देखिए, महिला पर ट्यूबेक्टोमी की जाती है, और दोनों पे तो की नहीं जाती है, और कोई नहीं तो ऑप्शन नहीं होगा। तो वैसेक्टोमी किस पर की जाती है? तो ये पुरुषों पर की जाती है। ये अस्थायी विधि होती है जो कि पुरुषों पे की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी किस पर की जाती है? देखिए, वैसेक्टोमी पुरुष पे की जाती है और ट्यूबेक्टोमी महिला पे की जाती है। वैसेक्टोमी, यह है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वैसेक्टोमी पुरुष पे और ट्यूबेक्टोमी महिला पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा महिला पर। उसके बाद देखते हैं, देखिए, LAM विधि कितने समय तक प्रभावी होता है? LAM विधि कितने समय तक प्रभावी होता है? तो पीछे देखे थे हम लोग LAM विधि। LAM मतलब क्या होता है? स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, कितने समय तक उसका मतलब कि वो कितने समय तक प्रभावी होता है, तो यही पूछ रहा है, ठीक है। LAM, इसका सही, इसका ऑप्शन फुल फॉर्म होता है लैक्टेटिंग एमेनोरिया मेथड, ठीक है। मतलब कि स्तनपान करवाने टाइम जो भी विधि होती है, तो ये 6 माह तक प्रभावी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, कंडोम किस प्रकार की विधि है? कंडोम किस प्रकार की विधि है? इसका ऑप्शन है प्राकृतिक विधि, उसके बाद है बाधा विधि, उसके बाद है हार्मोनल विधि और अस्थायी विधि। देखिए, प्राकृतिक विधि भी नहीं है, फिर उसके बाद हार्मोनल विधि भी नहीं है, अस्थायी विधि भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाधा विधि, ठीक है। तो कंडोम किस प्रकार की विधि है? तो बाधा विधि। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, मिरेना, मिरेना किस प्रकार का उपकरण है? तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, मिरेना किस प्रकार का उपकरण है? फर्स्ट में हो जाएगा कॉपर टी, सेकेंड ऑप्शन है हार्मोनल आईयूडी, उसके बाद है स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लांट। तो मिरेना हम लोग पढ़े थे, मिरेना किस प्रकार का उपकरण है? तो ये हार्मोनल आईयूडी या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो मिरेना किस प्रकार का उपकरण है? तो हार्मोनल आईयूडी है। उसके बाद देखते हैं हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, परिवार नियोजन का नारा क्या है? तो परिवार नियोजन का नारा क्या है? भविष्य मतलब वर्तमान में परिवार नियोजन का नारा क्या है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है छोटा परिवार सुखी परिवार, उसके बाद है 2 बच्चे अच्छे, उसके बाद है 1 बच्चा पर्याप्त, फिर सबका विकास। देखिए, परिवार नियोजन का वर्तमान में कौन सा नारा है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो परिवार नियोजन का नारा क्या है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है,
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम कब बदला गया? देखिए, भारत में परिवार नियोजन का नाम कब बदला गया? तो फर्स्ट में ऑप्शन है 1977, सेकेंड ऑप्शन है 1980, थर्ड है 1990। आगे देखते हैं। उसके बाद है 2000। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे इसका थ्योरी में। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम कब बदला गया? तो 1997 में, सॉरी 1977 में। ठीक है, आप लोग याद कर रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मिसाइड का कार्य क्या है? ठीक है, स्पर्मिसाइड का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शुक्राणु नष्ट करना। ठीक है, उसका सेकेंड ऑप्शन है अंडाणु नष्ट करना। उसके बाद है गर्भाशय बंद करना। ठीक है, उसके बाद है हार्मोन बढ़ाना। देखिए, स्पर्मिसाइड नाम से ही पता चलता है क्या काम है उसका, तो शुक्राणु को नष्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन कितने समय तक प्रभावी रहता है? फर्स्ट में है 1 माह तक, सेकेंड है 3 माह तक, थर्ड है 6 माह तक, फोर्थ है 1 वर्ष तक। तो डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन कितने समय तक प्रभावी रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माह तक। जो त्वचा के अंदर दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है, तो 3 माह तक प्रभावी रहता है। आगे देखते हैं। देखिए, रिदम विधि किस पर आधारित है? तो रिदम विधि किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है, देखिए, मासिक धर्म चक्र। उसके बाद है हार्मोन, उसके बाद है उपकरण, उसके बाद है इंजेक्शन। तो रिदम विधि किस पर आधारित होता है? देखिए, रिदम विधि किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मासिक धर्म चक्र। तो रिदम विधि किस पर आधारित होता है? तो मासिक धर्म चक्र पर आधारित होता है। उसके बाद देखते हैं। देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? ये भी एग्जाम में आता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद है वास डिफरेंस, उसके बाद है मूत्र नली, फिर है गर्भाशय नली। तो वैसेक्टोमी पुरुष में नसबंदी है। ठीक है, वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी है और यह स्थायी विधि होती है। और इसमें क्या काटा जाता है? कौन सी नलिका काटी जाती है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस। वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस। आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? पहले हमने देखा वास डिफरेंस में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो कौन सी नलिका काटी जाती है? सॉरी, वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो वास डिफरेंस में। और वैसेक्टोमी किस में किया जाता है? तो ये मेल में किया जाता है, यानी कि पुरुष में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो ट्यूबेक्टोमी पहले किस में की जाती है? तो ये महिला में की जाती है। ठीक है, और इसमें कौन सी नलिका काटी जाती है? आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद है वास डिफरेंस, उसके बाद है मूत्र नली, नेक्स्ट है गर्भाशय नली। ठीक है, तो एक सेकेंड, देखिए, ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। तो हमने बताया था आपको, ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नलिका काटी जाती है? तो फैलोपियन ट्यूब को काट के
बांध के काट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है? तो कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है? इसका ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, उसके बाद 3 से 5 वर्ष, उसके बाद 5 से 10 वर्ष, फिर है 10 से 15 वर्ष। तो कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 10 वर्षों तक कॉपर टी प्रभावी रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका क्या है? तो परिवार नियोजन में नर्स की क्या क्या भूमिका होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परामर्श देना, उसके बाद है दवा देना, फिर है ऑपरेशन करना, फिर है रिपोर्ट बनाना। देखिए परिवार नियोजन में तो दवा देना ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेशन तो नहीं करती है। ठीक है, रिपोर्ट बनाना ये सब बाद में होता है। ठीक है, लेकिन परिवार नियोजन में कौन सी भूमिका होती है? तो परामर्श देना। ठीक है, तो परामर्श देती है, एडवाइस देती है कि कौन सा जैसे अस्थायी विधि या अस्थायी विधि कौन सा विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, वो सब उसको परामर्श देती है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 18 नंबर, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का पहला लक्ष्य क्या था? तो भारत में परिवार नियोजन का पहला लक्ष्य क्या था? तो इसका ऑप्शन है जनसंख्या का नियंत्रण करना, उसके बाद मातृ स्वास्थ्य, फिर उसके बाद शिशु स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा। तो भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम का पहला लक्ष्य था जनसंख्या को नियंत्रण करना। ठीक है, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का पहला लक्ष्य था जनसंख्या नियंत्रण। याद रखेगा, एग्जाम में आता है, बीबीआई है ये। आगे देखते हैं। देखिए कौन सी विधि 19 नंबर है, कौन सी विधि यौन रोगों से बचाती है? ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, कौन सी विधि यौन रोगों से बचाती है? उसका ऑप्शन है कंडोम, उसके बाद है कॉपर टी, उसके बाद है गोलियां, फिर है इंजेक्शन। तो कौन सी विधि यौन रोगों से बचाती है? देखिए कॉपर टी तो यौन रोगों से नहीं बचाती है। ठीक है, गोलियां भी तो नहीं, ये सब जो है ना, ये सब होता है गर्भ निरोध का ऑप्शन है। लेकिन ये कंडोम है ना, गर्भ निरोध के साथ साथ यौन रोगों से यानी कि एसटीडी और आरटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्डम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए मौखिक गर्भ निरोधक यानी कि ओरल पिल्स गोलियां किस प्रकार की विधि है? ठीक है, इसका ऑप्शन है हार्मोनल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है सेकंड ऑप्शन है बाधा यानी कि बैरियर, उसके बाद है प्राकृतिक, फिर है स्थायी। ये सब तो देखिए नहीं ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनल। ओरल पिल्स यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार की विधि है? तो यह हार्मोनल विधि है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का अर्थ क्या है? तो परिवार नियोजन का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार बनाना, उसके बाद है परिवार बढ़ाना, फिर है परिवार नियंत्रित करना, फिर है परिवार को छोड़ना। देखिए परिवार बनाना ये सब तो परिवार नियोजन में नहीं होता है ना। इसका सही अर्थ क्या होगा? परिवार नियंत्रित करना, नियोजन यानी कि नियंत्रित करना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट में है स्वास्थ्य मंत्रालय, सेकेंड है शिक्षा मंत्रालय, थर्ड है कृषि मंत्रालय, फोर्थ है महिला आयोग। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। याद रखिएगा, मोस्ट भी आई है। आगे देखते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सी विधि स्थायी विधि है? तो कौन सी विधि स्थायी विधि है? फर्स्ट में है कॉन्डम, फिर है कॉपर टी, वैसेक्टोमी और गोलियां। देखिए कॉन्डम भी स्थायी विधि नहीं है, कॉपर टी भी नहीं है, गोलियां भी नहीं है, तो वैसेक्टोमी स्थायी विधि होता है, पुरुषों में होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर। देखिए कौन सी विधि अस्थाई है? ठीक है, इसमें पूछ रहा अस्थाई, उसमें पूछ रहा था अस्थाई, इसमें क्या है अस्थाई। तो अस्थाई में ऑप्शन देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी तो अस्थाई विधि है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। वैसेक्टोमी ये भी अस्थाई है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कॉपर टी, कॉपर टी ये अस्थायी विधि है जो कि 5 से 10 साल तक रहता है इसका प्रभाव, उसके बाद ख़त्म हो जाए, या फिर 5 साल तक हम लोग रख सकते हैं जब तक बेबी कंसीव नहीं करना, उसके बाद हम लोग इसे निकलवा सकते हैं, उसके बाद आसानी से कंसीव हो जाता है। ठीक है, फिर उसका नसबंदी, नसबंदी तो अस्थायी विधि हो गया, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर टी। वो अस्थायी विधि पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए LAM विधि किस पर आधारित होती है? LAM यानी कि लैक्टेटिंग एमोनरिया मेथड। ठीक है, लैक्टेटिंग यानी कि स्तनपान, नाम से ही इसमें इसका आंसर है स्तनपान। ठीक है, इसका सही आंसर, वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ही डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बताना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्तनपान, सेकेंड है इंजेक्शन, थर्ड है गोलियां। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है उपकरण। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपान। इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनपान। LAM विधि किस पर आधारित होती है? तो स्तनपान पर आधारित होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि सबसे सस्ती है? तो कौन सी विधि सबसे सस्ती होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डम, उसके बाद है कॉपर टी, उसके बाद है गोलियां, उसके बाद है इंजेक्शन। तो देखिए सब तो सस्ती ही विधि होती है, लेकिन ये सब जो है ना, बार बार इंजेक्शन आपको 3 महीने में लेना पड़ेगा, गोलियां भी आपको डेली खाना पड़ेगा, ओरल पिल्स, फिर कॉपर टी इसमें लगवाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी है। खर्चा नहीं आता, सरकारी में फ्री ही रहता है सब कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे अधिक रक्तस्राव होता है या फिर दर्द होता है, तो ये सब से भी बचाव करते हैं बहुत को। लेकिन कॉन्डम विधि सबसे सस्ता और सरल विधि है। ठीक है, कॉन्डम सबसे सस्ता और सरल विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्डम। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 27 नंबर। कौन सी विधि हार्मोनल नहीं है? तो कौन सी विधि हार्मोनल नहीं है? इसका फर्स्ट हो जाएगा गोलियां। गोलियां तो हार्मोनल विधि होती है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन, इंजेक्शन भी हार्मोनल विधि होती है, और इम्प्लांट ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। कॉपर टी हार्मोनल नहीं होती। इसमें दूसरा आता है कॉपर टी, जिसे मेरेना कहते हैं, वो हार्मोनल विधि होती है, लेकिन ये कॉपर टी नहीं, हार्मोनल विधि नहीं होती है। आगे देखते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में गोपनीयता क्यों आवश्यक होती है? तो ये मोस्ट VVI है, इसको याद रखिएगा। परिवार नियोजन में गोपनीयता क्यों आवश्यक होती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है विश्वास बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। उसके बाद है प्रचार के लिए, फिर है रिपोर्ट के लिए, फिर है शिक्षा के लिए। देखिए ये सब उतना मायने नहीं रखता, इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन में गोपनीयता क्यों आवश्यक है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विश्वास बनाए रखने के लिए। गोपनीयता विश्वास बनाए रखने के लिए किया जाता है, अपनाई जाती है मतलब। उसके बाद देखते हैं। देखिए 29 नंबर, कौन सी विधि पुरुषों के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी विधि पुरुषों के लिए उपयुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डम, उसके बाद है ट्यूबेक्टोमी, फिर कॉपर टी और गोलियां। देखिए ट्यूबेक्टोमी महिला में की जाती है, कॉपर टी भी महिला के यूट्रस में लगाई जाती है, जिसे IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गोलियां हार्मोनल पिल्स है जो कि महिला लेती है, लेकिन कॉन्डम ये पुरुषों, लेकिन मेन ये पुरुष और महिला दोनों होता है, लेकिन यहाँ पुरुषों के लिए पूछ रहा है, बाकी सब तो महिला के लिए ऑप्शन, लेकिन एक है पुरुषों के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्डम। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सी विधि महिलाओं के लिए अस्थाई है? तो कौन सी विधि महिलाओं के लिए अस्थाई होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ये तो पुरुषों में की जाती है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है देखिए ट्यूबेक्टोमी। आगे देखते हैं कॉपर टी। कॉपर टी अस्थायी विधि है जिसे 5 से 10 साल तक इसका प्रभाव रहता है। उसके बाद है गोलियां। गोलियां रोज खाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो कौन सी विधि महिलाओं के लिए अस्थायी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। आगे देखते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि हार्मोनल इंजेक्शन है? तो कौन सी विधि हार्मोनल इंजेक्शन है? फर्स्ट में है डेपो प्रोवेरा, ठीक है। फिर है कॉपर टी, फिर उसका था कॉन्डोम, फिर उसका स्पर्मिसाइड। देखिए कॉपर टी भी हार्मोनल नहीं होती है, कॉन्डोम भी नहीं होती है और स्पर्मिसाइड्स भी नहीं होते, लेकिन डेपो प्रोवेरा यानी कि मेरे ना जिसको कहते हैं ये हार्मोनल विधि होती है, हार्मोनल इंजेक्शन होती है जिसका प्रभाव कितना दिन तक रहता है? 3 माह तक रहता है, ठीक है। तो डेपो प्रोवेरा का प्रभाव 3 माह तक रहता है, याद रखिएगा। DMPA इंजेक्शन जिसको कहते हैं वो यही है। आगे देखते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि में कोई उपकरण नहीं लगता है? तो कौन सी विधि में कोई उपकरण नहीं लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिदम विधि। तो रिदम विधि देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म से संबंधित होता है रिदम विधि, जिसमें कि देखते हैं कि पीरियड का डेट कब है, उसके बाद कब आरोपण होता है। देखिए मेनली पीरियड के बाद होता है ना, तो 14 से 16, 17, 18 यानी कि 20 तक मान लीजिए इतना दिन गर्भ धारण हो सकता है। तो इसलिए उतना दिन हमें बच के रहना चाहिए। जिसे कंसीव नहीं करना है तो उस दिन संभोग ना करें, उससे पहले या बाद कर सकते हैं। तो वो सब सेफ विधि होता है, इसी ही रिदम विधि कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन है कॉपर टी, उसके बाद कॉन्डोम और डायफ्राम। देखिए ये सब विधि, ये कॉपर टी भी उपकरण है, कॉन्डोम तो ये विधि है, डायफ्राम भी नहीं। लेकिन इसका सही आंसर देखिए कौन सा उपकरण नहीं होता है? तो रिदम विधि, इसमें कोई उपकरण नहीं होता, यूज नहीं होता, ये सब तो यूज होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिदम विधि। आगे देखते हैं। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि में सर्जरी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी विधि में सर्जरी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी पुरुषों में की जाती है, ठीक है, स्थायी गर्भ निरोध है। उसके बाद है कॉन्डोम। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद ऑप्शन है कॉपर टी, फिर है गोलियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विधि में सर्जरी की आवश्यकता? देखिए वो सब में कॉन्डोम और कॉपर टी वो सब में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैसेक्टोमी में सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध करके काट दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही सरल और मतलब कि सस्ती विधि होती है और इसमें एकदम सेफ होता है सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि में हार्मोन का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सी विधि में हार्मोन का प्रयोग नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गोलियां, ठीक है। गोलियां में तो हार्मोन का प्रयोग होता है, ये हार्मोन के लिए ये होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंजेक्शन, इंजेक्शन भी हार्मोनल होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो। फिर इसका इम्प्लांट, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। कॉपर टी में हार्मोन का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लांट में भी हार्मोन का उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर कॉपर टी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि में महिला स्वयं नियंत्रण रख सकती है? तो कौन सी विधि में महिला स्वयं नियंत्रण यानी कि मासिक धर्म के हम लोग को पता चल सकता है अब किस टाइम पे हम लोग एक सेकेंड। देखिए कौन सी विधि में महिला स्वयं नियंत्रण रख सकती है, यानी कि देखिए जब ओवुलेशन का टाइम आया उसे पता चल जाता है, जैसे कि पीरियड के 12-14 दिन बाद ऐसे कह सकते हैं, तो उसे संभोग नहीं बनाना चाहिए। अगर उसे कंसीव नहीं करना है तो उसी में पूछ रहा है नियंत्रण रख सकते हैं, तो रिदम विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। पर आगे देखते हैं वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी। ये देखिए वैसेक्टोमी तो पुरुषों में होती है जो कि स्थायी विधि होती है,
ट्यूबेक्टोमी तो महिला में होती है, स्थायी विधि होती है। और कॉपर्टी ये सब तो नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रिदम विधि। रिदम विधि में महिला को स्वयं नियंत्रण करना रहता है, मतलब उसे टाइम सब याद रखना पड़ता है कि कब उसे संभोग करना है, कब उसे ओवुलेशन पीरियड है, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि यौन रोगों से सुरक्षा नहीं देती है? तो कौन सी विधि यौन रोगों से सुरक्षा नहीं देती? देखिए कॉन्डोम, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डोम, ये तो देती है सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद कॉपर टी जो कि IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, तो ये यौन रोगों से देखते हैं सुरक्षा देती है कि नहीं। आगे का ऑप्शन है गोलियाँ। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी इसका यौन रोगों से सुरक्षा नहीं देती, ये सब देती है। ठीक है, आगे देखते हैं सही इसका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? ठीक है, तो कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होता है? देखिए इसका ऑप्शन है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी स्थायी विधि होती है जो कि पुरुषों में की जाती है। उसके बाद कॉन्डम, उसके बाद कॉपर टी, फिर है गोलियां। ठीक है, देखिए कॉन्डम तो स्थायी विधि नहीं होती तो प्रभावी नहीं हुआ, कॉपर टी भी प्रभावी नहीं हुआ और गोलियां भी नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी सबसे अधिक प्रभावी होती है क्योंकि ये अस्थायी विधि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए 38 नंबर का कौन सी विधि प्रसव के तुरंत बाद की जा सकती है? तो कौन सी विधि प्रसव के बाद तुरंत की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, सेकंड है वैसेक्टोमी, उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद है कॉपर टी, फिर है गोलियां। तो कौन सी विधि प्रसव के तुरंत बाद कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रसव के तुरंत बाद या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली प्रसव के बाद की जाती है। ठीक है, इसमें कॉपर टी भी हो जाएगा जो कि प्रसव के बाद की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कौन सी विधि में हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो कौन सी विधि में हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गोलियां, सेकंड है कॉपर टी, उसके बाद है कॉन्डम, फिर वैसेक्टोमी। देखिए वैसेक्टोमी तो स्थायी विधि हुआ, इसमें नहीं होगा हार्मोनल का साइड इफेक्ट, कॉन्डम में भी नहीं होगा, कॉपर टी में भी नहीं होगा, लेकिन गोलियां मेनली हार्मोनल ही होती है, इसलिए इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, परिवार नियोजन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिवार नियोजन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? फर्स्ट में है लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण, उसका नीला वृत्त, उसके बाद हरा वर्ग, पीला तारा। देखिए परिवार नियोजन जो भी रहता है ना, परिवार नियोजन का वहाँ पे देखिएगा उसका प्रतीक मतलब सिंबल बना होता है, इसका लाल त्रिकोण बना हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ पे परिवार नियोजन का काम रहता है वहाँ पे लाल त्रिकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते, अब हम लोग आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक देखेंगे। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेन जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सबको डील कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, जो कि BTSC एनम परमानेंट भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, सारा टॉपिक जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम सिलेबस के अनुसार एक एक चैप्टर से सारा थ्योरी जो कि बुक से मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, और उसके जितने भी MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी मतलब बुक से आते हैं आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सभी मैं अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूंगी, यानी कि मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग ऐसा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी बहुत ही जल्द हमारे सामने BTSC एनम परमानेंट भर्ती आने वाली है। ठीक है, और एनम संविदा का भी मेरिट लिस्ट बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी। मान लीजिए 24-25 तक मान लीजिए कि बहुत जल्द हमारे सामने एनम संविदा भर्ती का मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और एनम सेकेंड ईयर का यानी कि 22 से 24 सेशन का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो वो भी लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकती है। तो अब देर किस बात की, अब आप लोग अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अब रुकना नहीं है, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एक सीट को अपने नाम करना ही करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अच्छे से सपोर्ट करिए।